हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरिस विजन। लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की है मॉडर्न ड्रामा के सेकंड पार्ट को लेकर के, और वहां पर डिफरेंट तरीके के जो प्लेराइट्स हैं हमने उनको लेकर के डिस्कस किया। आज की अपनी इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जो कि बेस्ड है जॉन गाल्सवर्दी के ऊपर। जॉन गाल्सवर्दी यूपी टीजीटी में प्रिस्क्राइब्ड हैं और इनके कुछ वर्क्स सेपरेटली अलग अलग एग्जाम से भी प्रिस्क्राइब्ड हैं। और जीबी शॉ के बाद माना जाता है कि जॉन गाल्सवर्दी वो दूसरे राइटर थे जिन्होंने प्रॉब्लम प्ले को जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं लिटरेरी जानरा बेस बना करके अपने वर्क्स को लिखा। इनके कोई वर्क या तो प्रिजन रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जेलों के सुधार को लेकर के, या कहीं पर एक ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई पड़ रही है जहां पर ह्यूमन सेंटिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, बस बात किसकी हो रही है, लॉ की, कानून को लेकर के कि उसकी नजर में क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो में जॉन गाल्सवर्दी पर और देखते हैं इनकी बायोग्राफी और इनके वर्क्स को। जी हां, आइए। जॉन गाल्सवर्दी 1867 में इनका जन्म होता है और 1993 में इनकी डेथ होती है। 1867 से 1933 सॉरी। जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न ऑन अगस्त 14 1867। कब? 14 अगस्त 1867 और 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, तो आप एक दिन पहले कंसीडर कर सकते हैं इनको। अगस्त 14 1867 इन किंगस्टन हिल। कहां पर? किंगस्टन हिल में इन अ वेल्दी फैमिली। हिज एंसेस्टर्स केम फ्रॉम डेवनशायर। इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कहां से आए? डेवनशायर से। फार्मिंग स्टॉक, कैसे हैं? फार्मिंग स्टॉक, बट एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, लेकिन इनके जन्म के समय दे हैड अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेट मींस क्या होता है? इकट्ठा करना। दे हैड अक्यूमुलेटेड कंसिडरेबल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ओन्ड शिपिंग बिजनेस। और क्या है? इनके अलावा शिपिंग बिजनेस भी ये लोग करते थे, इनके पेरेंट्स या इनके जो एंसेस्टर्स हैं। हिज फादर, उनके पिता, ऑल्सो नेम्ड जॉन गाल्सवर्दी। टीजीटी के जो भी राइटर्स हैं उनकी खासियत यह भी है कि 4 राइटर हैं, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और एक और राइटर, क्या नाम है उनका? देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, अगले राइटर हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, तो चारों के फादर का नाम जॉन ही है, समझ रहे हैं? चारों के फादर का नाम जॉन ही है। जॉन शेक्सपियर, और उसके बाद जॉन उसके, और यहां पे भी जॉन गाल्सवर्दी इस तरीके से है। वॉज एन एस्टैब्लिश्ड सॉलिसिटर, क्या थे? एस्टैब्लिश्ड सॉलिसिटर यानी कि लॉयर की बात हो रही है। एंड कंपनी डायरेक्टर इन लंदन, और क्या थे? कंपनी डायरेक्टर इन लंदन। ही वॉज क्वाइट चार्मिंग एंड यंग। गाल्सवर्दी यूज्ड टू आइडलाइज हिम, और गाल्सवर्दी क्या करते थे? हमेशा उनको आइडलाइज करने की कोशिश करते थे। आगे देखिए। हिज मदर ब्लैंच बेली गाल्सवर्दी, की मां का नाम क्या है? ब्लैंच बेली गाल्सवर्दी, वाज वेरी रिलीजियस एंड एट द सेम टाइम वेरी फसी, यानी कि एक धार्मिक महिला तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ एक तरीके से बोरिंग, या आप कह सकते हैं कि कम दिमाग वाली भी महिला वो थी। जूनियर जॉन गाल्सवर्दी, यानी कि जिन गाल्सवर्दी को लेकर के आज हम वीडियो बना रहे हैं उनकी बात हो रही है। जूनियर जॉन गाल्सवर्दी वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे थे। ही स्टार्टेड हिज एजुकेशन, उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की अंडर द ट्यूटर्स एट होम, सबसे पहले कहां पर? अपने घर पर, ट्यूटर्स पे। एंड लेटर वाज एडमिटेड टू अ प्रिपरेटरी स्कूल एट बॉर्नमाउथ, और कहां पर? उसके बाद एक प्रिपरेटरी स्कूल जहां पर, क्या नाम उसका? बॉर्नमाउथ, एट द एज ऑफ 9, कितनी साल की उम्र में? 9 साल की उम्र में। फ्रॉम देयर, और यहां से ही वेंट टू हैरो, वो कहां पर गए? हैरो, वेयर ही डिस्टिंग्विश्ड एज एन एथलीट, जहां पर उन्होंने क्या किया? एक एथलीट के बतौर काम किया, या वो एथलीट थे। तो इस तरीके से हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जॉन गाल्सवर्दी क्या थे, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये वो क्या थे? एथलीट। आगे देखिए। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम हैरो, यंग जॉन गाल्सवर्दी, यानी यहां से पास होने के बाद यंग जॉन गाल्सवर्दी वाज एडमिटेड टू न्यू कॉलेज
ऑक्सफोर्ड। कहां पर ले जाया गया इनको? न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इन 1889 1889 में ही पास्ड आउट फ्रॉम देयर, वो वहां से पास आउट हुए विद अ डिग्री इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। किसमें? एक ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिग्री को लेकर के। इन 1890 1890 में ही वाज कॉल्ड टू बार। कहां पर बुलाया गया इनको? बार में। बार का मतलब यहां पे किसको लेकर के है? लॉ को लेकर के है, बियर बार की बातें नहीं है। बट एज ही वांटेड टू स्पेशलाइज इन मरीन लॉ, लेकिन क्या था जो कि ये चाहते थे क्या होना? स्पेशलाइज इन मरीन लॉ। मरीन लॉ का मतलब सी लॉ, समुद्री जो नियम है उनको लेकर के, कानून को लेकर के। ही ज्वाइंड हिज फैमिली शिपिंग बिजनेस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने परिवार का जो शिपिंग बिजनेस है उसको ज्वाइन कर लिया। एंड स्पेंड टाइम, और समय को व्यतीत करने लगे, ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर में ट्रेवल करने को ले करके। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो पढ़ने से अच्छा है कि आप उस जगह पर विजिट कर लीजिए। और आपकी लाइफ में ये एक बहुत ही मतलब अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाली सिचुएशन हो तो कितना बेहतर है। कभी आप इमेजिन करिए कि आप जो चीजें फोटो में, इमेजेस में देख रहे हैं और उनकी जगह पर आप स्वयं पहुंच जा रहे हैं। और ऐसी जॉब्स को करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग काम तो होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस के साथ में भर देता है। और इसीलिए जॉन गाल्सवर्दी क्या करते हैं? अपने फादर का शिपिंग बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। अब आगे देखिए, इन कोर्स ऑफ दीज वॉयजेस, और इन्हीं यात्राओं के दौरान गाल्सवर्दी मेट जोसेफ कोनराड। गाल्सवर्दी क्या किए? वो जोसेफ कोनराड से मिले। ये वही जानते हैं जोसेफ कोनराड खुद जो है, जो कि क्या थे? मरीन ऑफिसर थे। who later became a celebrated writer, जो आगे चल करके एक सेलिब्रेटेड राइटर बने। The two would be authors, इसका मतलब क्या? होने वाले, आगे चल करके ये जो होने वाले ऑथर्स हैं, became close friends, वो एक घनिष्ठ मित्र बन गए। Sometime now Galsworthy also started penning short stories for his own pleasure, और इस समय यही वो दौर था जब गाल्सवर्दी ने क्या किया? वो शॉर्ट स्टोरीज को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन किस लिए? खुद के प्लीजर के लिए। इनका कोई पर्पज नहीं था कि मैं इनको पब्लिश कराऊंगा, ये खुद को एक तरीके से प्लीजर देने के लिए इस चीज को लिखना स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, फ्रॉम 1897 टू 1901, यानी ये जो 4 साल का 3 साल का दौर था, गाल्सवर्दी पब्लिश्ड 4 वर्क्स। इन्होंने कौन से? 4 वर्क्स पब्लिश किए अंडर द स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन। इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गाल्सवर्दी का जो स्यूडोनिम यानी कि पेन नेम है वो कौन सा है? तो क्या है? जॉन सेंट जॉन। ठीक है। एट हिज ओन कॉस्ट हिज फर्स्ट बुक, उनकी पहली किताब पब्लिश्ड इन 1897 1897 में पब्लिश हुई, वाज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। वो क्या था? एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था। टाइटल्ड फ्रॉम द 4 विंड्स। क्या नाम था? फ्रॉम द 4 विंड्स। याद करिएगा इसको, फ्रॉम द 4 विंड्स। जॉकलिन, या जिसे आप कह सकते हैं जॉसलिन, पब्लिश्ड इन 1888 1888 में पब्लिश हुई, वाज हिज फर्स्ट फुल नॉवेल। ये क्या था? इनका पहला फुल नॉवेल था। समझ रहे हैं? क्या नाम है? जॉसलिन। और 1888 में पब्लिश हुआ है, वही ईयर जब टी.एस. एलियट का जन्म होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, टी.एस. एलियट का बर्थ ईयर और किसका डेथ ईयर? मैथ्यू अर्नल्ड का डेथ ईयर। ही देन पब्लिश्ड, इसके बाद इन्होंने क्या पब्लिश किया? विला रूबिन। क्या नाम है? विला रूबिन इन 1900 1900 में। एंड अ मैन ऑफ डेवन इन 1901 1901 में। गाल्सवर्दीज फादर पास्ड अवे इन 1904। गाल्सवर्दी के जो पिता थे वो 1904 में उनकी डेथ हो जाती है। ही नाउ इनहेरिटेड, इसके बाद इन्होंने इनहेरिट किया हिज फादर्स एस्टेट, अपने पिता की संपत्ति को। एंड बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और वित्तीय रूप से क्या हो गए? वो आत्मनिर्भर बन गए, आजाद हो गए, क्योंकि उनके फादर ने एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी इनके पास छोड़ी थी। और इसीलिए इनके नॉवेल्स का नाम ही है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या कर सकते हैं? बाय नाउ, इस समय ही हैड ऑल्सो रियलाइज्ड, उन्हें यह भी महसूस हुआ था
that he was not fit for making a living out of law, यानी कि वो क्या है कि वो अपनी आजीविका कानून के सहारे नहीं चला सकते हैं, इस चीज को वो महसूस करते हैं। He therefore, और इसीलिए gave up his legal career, इन्होंने अपना विधिक जो करियर था उसे छोड़ दिया, and decided to devote all his time to writing, और निश्चय लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि वो अपना पूरा समय राइटिंग में देंगे। In 1904, 1904 में गाल्सवर्दी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल, ठीक है, उन्होंने अपना पहला नॉवेल पब्लिश किया अंडर हिज ओन नेम। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा ऐसा वर्क है जो गाल्सवर्दी के ओरिजिनल नाम से पब्लिश होता है और किस ईयर में। 1904 में, टाइटल्ड द आइलैंड फेरिसीज, क्या नाम है, टाइटल्ड द आइलैंड फेरिसीज, द स्टोरी इज अबाउट एन अनयूजुअल यंग मैन, ये कहानी है एक ऐसे यंग मैन की कॉल्ड रिचर्ड सेल्टॉन, जिसका नाम क्या है, रिचर्ड सेल्टॉन। गाल्सवर्दी कंसिडर्ड दिस बुक टू बी वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स, और गाल्सवर्दी के हिसाब से ये बुक क्या थी, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक थी। याद करिएगा इस चीज को, आपको जो है याद करना है कि क्या हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गाल्सवर्दी के अनुसार उनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स में से कौन सा है, तो ये कौन सा है आपका, ये द आइलैंड फेरिसीज, जो कि इनका पहला नॉवेल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 years later in 1906, 2 साल बाद 1906 में गाल्सवर्दी पब्लिश हिज फर्स्ट प्ले, उन्होंने अपना पहला प्ले पब्लिश किया जिसका नाम क्या है, सिल्वर बॉक्स, याद रखिएगा कौन सा है पहला प्ले, सिल्वर बॉक्स, ठीक है। इट डिपिक्ट्स हाउ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस, यानी कि किस तरीके से जस्टिस के पैरामीटर्स जो हैं, जैसे हमारे यहां भी है भारत में, क्या होता है कि जो नियम कानून है वो सारे के सारे छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, वंचितों के लिए बने होते हैं। वहीं पर एक जो अमीर हैं, जो प्रिविलेज लोग हैं, वो सारे के सारे लिबर्टीज को और फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। तो यही हालत वहां पर भी इंग्लैंड में है, और इसी को लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी ने क्रिटिसाइज किया है इन चीजों को। देखिए क्या हो रहा है, आर अप्लाइड टू पीपल, ठीक है, उन लोगों के ऊपर बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस, जो अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करते हैं, एंड हाउ थेफ्ट बाय अ रिच एंड अ पुअर मैन अट्रैक्ट डिफरेंट रिपरकशन। समझ रहे हैं कि कैसे थेफ्ट मींस चोरी जो है बाय अ रिच एंड अ पुअर, कि एक गरीब और अमीर इंसान के लिए अट्रैक्ट डिफरेंट रिपरकशंस, यानी क्या होता है कि अगर कोई एक अमीर इंसान चोरी करता है या कोई एक गरीब इंसान चोरी करता है, तो दोनों के लिए जो रिपरकशंस हैं, यानी जो आउटकम है, परिणाम जो है वो अलग होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इट वॉज मच एप्रिसिएटेड बाय द क्रिटिक्स, और क्रिटिक्स ने इसको बहुत एप्रिसिएट किया। इन 1906, 1906 में ही ऑल्सो पब्लिश्ड मैन ऑफ प्रॉपर्टी, क्या है, नॉवेल है इनका मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये कौन से कलेक्शन, द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट सागा में से पहली नॉवेल है ये, द फोरसाइट सागा, विच वॉज लेटर इंक्लूडेड इन हिज फेमस ट्रायलॉजी, उनकी फेमस ट्रायलॉजी कौन सी है, द फोरसाइट सागा, वही जिसके बारे में बात हो रही है, इसमें इंक्लूड किया गया। थ्रू दिस, इसके जरिए, ठीक है, वर्क गाल्सवर्दी लॉन्च्ड अ स्कैथिंग अटैक, एक जो है कड़ा जो है अटैक उन्होंने लॉन्च किया ऑन अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, किनके ऊपर, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर, टू विच ही हिमसेल्फ बिलोंग्ड, जिससे वो हमेशा क्या करते थे, बिलोंग करते थे। बहुत कम केसेस में हो पाता है कि इंसान जिस क्लास में, और ज्यादातर करके जो रिच लोग हैं, वो अपनी ही चीजों को क्रिटिसाइज कर सकें, क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि फंडामेंटलिज्म इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी, अगर वो एक एलीट क्लास का है, एक रिच क्लास का है, तो एक बार जाकर के वो क्या होता है, जो पुअर हैं, ठीक है, और जो वंचित लोग हैं, उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देता है। गाल्सवर्दी को इस मामले में हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो एजुकेशन का लेवल था, वो उनको एबल बनाता है, योग्य बनाता है कि वो उन सब चीजों को देख सकें कि ये जो जिसे हम लेबर क्लास कहते हैं, वो कौन कौन सी परेशानियों को फेस करता है। वरना हमारे यहाँ इंडिया में तो कभी ऐसा चीजें मुमकिन ही नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक बहुत फेमस किस्सा है जेएनयू के गोरखनाथ पांडे का।
गोरखनाथ पांडे गोरखपुर के थे और इतना ज्यादा वहां पे कम्युनिज्म उनके ऊपर हावी हो गया था कि वो घर पर अपने गांव जब आते थे तो वो जो है लोगों को, ठीक है, जो उनके खेत में क्या हो रहा है, मजदूरी कर रहे हैं, उनको कहा करते थे कि ये सब जो जमीनें हैं, जो खेत हैं, वो तुम्हारे ही हैं, हमारे पिताजी ने क्या किया है, जबरदस्ती इन पे कब्जा किया है, तुम सब इनको लूट लो। इस तरीके की बातें किया करते थे वो, ठीक है। अब जो भी उस समय हालात रहे मुझे नहीं पता, बस मैंने भी ये कहीं से पढ़ा हुआ या सुनी हुई चीजें आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं इस बात से लेकर के एग्री करता हूं कि हाँ, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, और गलत सही परखने के लिए आपके पास आंखें होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, हम महिमा मंडन में ही लग जाते हैं और उस महिमा मंडन की आग जो है वो एक ना एक दिन दूसरे घरों से होकर के हमारे पास ही पहुंच जाती है, क्योंकि हम ही उसके जो है जिम्मेदार हैं। आइए, ही देन कंटिन्यूड राइटिंग, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूड राइटिंग, जारी रखा लिखना, अ नंबर ऑफ नॉवेल्स, कई सारे नॉवेल्स को, शॉर्ट स्टोरीज, कहानियों को, एंड प्लेज, और किसको, नाटकों को। ऑल्दो ही इज नाउ मोर फेमस एज अ नॉवेलिस्ट, यद्यपि आज वो कैसे ज्यादा फेमस है, एक नॉवेलिस्ट के जरिए। इनिशियली वॉज बेटर नोन एज अ प्ले राइट, लेकिन पहले वो जाने जाते थे बेहतर तरीके से क्या, एज अ प्ले राइट, एक नाटककार के तौर पर। और उसी में आता है कौन सा इनका, स्ट्राइफ, रिटन इन 1907, इज वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल प्लेज, यानी कि 1907 में लिखा गया। स्ट्राइफ क्या है कि उनके एक सबसे जो ज्यादा क्या है, ठीक है, सक्सेसफुल प्लेज है, उनमें से एक है। इट पोर्ट्रेज द कन्फ्रंटेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, बहुत ही फेमस स्टोरी है ये, लेबर और कैपिटल को लेकर के। मैं इंडिविजुअली आपको जरूर पढ़ाऊंगा ये नॉवेल, ठीक है, उसको लेकर के। इंटरेस्टिंगली, स्ट्राइफ वाज इनिशियली रिफ्यूज्ड बाय सेवरल थिएटर मैनेजर्स, बहुत सारे थिएटर के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने स्ट्राइफ को पब्लिश कराना ही क्या कर दिया, सॉरी, उसको परफॉर्म कराने से ही इनकार कर दिया। अल्टीमेटली बाद में इट ओपनड ऑन मार्च 9, 1909, 9 मार्च 1909 को ये पब्लिश होता है, सॉरी, परफॉर्म होता है एट ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर, कहां पर, ड्यूक ऑफ यॉर्क के थिएटर में। एंड रिसीव्ड गुड रिव्यूज, और गुड रिव्यूज को मिले। बाय एंड बाय इट ओपनड इन अनदर थिएटर्स, धीरे धीरे क्या हुआ, ये दूसरे थिएटर्स में भी खुला। एंड बिकेम वेरी पॉपुलर, और बहुत पॉपुलर हो गया। द प्ले हैज आल्सो बीन अडॉप्टेड फॉर सेवरल टेलीविजन प्रोडक्शन, और जो नाटक है उसे कई सारे टेलीविजन प्रोडक्शंस में भी इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। Through his dramas, through his plays, Galsworthy tried to project different social grievances, यानी कि जो अलग अलग सामाजिक शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनको वो डिपिक्ट करना शुरू करते हैं। His next play, Justice, बहुत ही फेमस प्ले है Justice, enacted in 1910, इसको कब लाया गया, 1910 में। Was part of a campaign, वो एक क्या था, कैंपेन का हिस्सा था। To reform prisons, ये एक इंपॉर्टेंट है फैक्ट आपके लिए कि जस्टिस प्ले जो है वो किसके बारे में बात करता है, तो आप किस लिए लिखेंगे, रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजन्स, रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजन्स। क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। इट पोर्ट्रेड लाइफ इनसाइड द प्रिजन, इसने क्या किया, इसने जेल के अंदर की जो लाइफ है उसको पोर्ट्रे किया, और क्या, वेरी रियलिस्टिकली, बहुत ही वास्तविक तौर पर। The feeling it aroused, ठीक है, ultimately led to prison reforms, और जो feeling ये roused क्या करता है, aroused, जिसने उठाई ऊपर ले आता है, वो उससे जेलों का आगे चल करके सुधार होता है। हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जेल को, ठीक है, प्रिजन्स के रिफॉर्मेशन में एक बड़ा नाम है किसका, प्रथम महिला IPS किरण बेदी का, किरण बेदी जो कि फेमस थी अपने, ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म्स को लेकर के। When the World War first set in, जब क्या होता है, पहली बार वर्ल्ड वॉर हुआ, गाल्सवर्दी tried to join military service, तो गाल्सवर्दी क्या करते हैं, वो सैनिक सेवा ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, but was refused, लेकिन क्या किया गया, इनको इनकार कर दिया गया इस चीज को लेकर के। So he joined a hospital in France as an orderly and continued writing, ठीक है, कैसे, ऑर्डरली, जी हाँ, ये वही ऑर्डरली है जो हमारे इंडिया में आते आते अर्दली बन जाता है। क्या कहते हैं, अर्दली है, अर्दली नहीं होता है, सही वर्ड क्या होता है, ऑर्डरली, जो क्या करे,
ऑर्डर्स को फॉलो करे एंड कंटिन्यूड राइटिंग इन 1917 1917 में ही वॉज ऑफर्ड नाइटहुड, इनको नाइटहुड ऑफर किया जाता है किसके द्वारा? बाय प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज। कौन से? प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज के द्वारा। हाउएवर, हालांकि ही बिलीव्ड, इन्होंने माना दैट राइटर्स रिवार्ड, कि एक राइटर का, लेखक का जो रिवार्ड है शुड कम फ्रॉम राइटिंग, कहां से आना चाहिए? राइटिंग से। एंड सो ही रिफ्यूज्ड इट, और इसलिए उन्होंने क्या किया? इसको लेकर के इनकार कर दिया। हिज प्लेस, उनके जो नाटक हैं, कंटिन्यू टू एड्रेस सोशल इश्यूज, वो क्या करते हैं? लगातार सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों को एड्रेस करते हैं, लाइक विमेन्स राइट्स, महिलाओं के अधिकार को लेकर के, क्लास सिस्टम, ये जो क्या है? क्लास सिस्टम, यानी कि जो हमारी क्लास का एक सिस्टम है, एंड सेंसरशिप, और क्या? जो बैन होता है वर्क्स, उसको लेकर के। क्लास सिस्टम का मतलब हमारे यहाँ पर भी जैसे जो है जाति प्रथा, उस तरीके से वहां पर की जो क्लास है, एक अमीर है एक गरीब है, और इनके बीच का जो क्लैश है उसको लेकर के वो नॉवेल्स को लिखा करते थे। इन 1921 में गाल्सवर्दी को फाउंडेड, क्या फाउंड करते हैं? पेन इंटरनेशनल को ये फाउंड, इसकी स्थापना करते हैं। एंड इंटरनेशनल क्लब, ये क्या था? एक इंटरनेशनल क्लब था फॉर ऑथर्स, लेखकों के लिए, एंड बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, और इसके पहले प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। ही सर्व्ड इन दैट कैपेसिटी अंटिल 1932, 1932 में ये वहां पर उस बतौर प्रेसिडेंट काम करते हैं। आफ्टर विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टेकन ओवर बाई H.G. वेल्स, बता चुका हूं मैं इनके बारे में। और इसके बाद इस पद की जो जिम्मेदारी थी वो कौन, किसके द्वारा ली जाती है? H.G. वेल्स। और यही वो दौर था, यही वो टाइम था 1932, जब जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिलता है उनके वर्क्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके जो वर्क्स हैं उनको देखते हैं। और सबसे पहला वर्क्स नहीं, थोड़ा सा वो भी है, 1890 to 1895, ठीक है, ये टाइम पीरियड लाइफ को लेकर के। गाल्सवर्दी प्रैक्टिसेस एज अ बैरिस्टर, वो एक बैरिस्टर की तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। 1895 he becomes a full time writer। 1897 क्या होता है? 1897 publication of his first collection of short stories from the four winds publish होता है। he publishes early work under the pseudonym जॉन सिंजॉन, ये मैं आपको बता चुका हूं इस नाम से। 1892 जॉन गाल्सवर्दी मीट्स जोसेफ कोनराड, इनसे मुलाकात किससे होती है? जोसेफ कोनराड से। और 1905 ही मैरीज एडा पियर्सन, किससे? एडा पियर्सन से इनकी शादी होती है। द डिवोर्स्ड वाइफ, और क्या होता है? एक तलाकशुदा पत्नी होती है, ऑफ हिज फर्स्ट कजिन, उनके पहले कजिन की। 1906 he meet with his first real success, he meet की जगह meets कर दीजिए आप, with his first real success with his play The Silver Box। कौन सा प्ले है? The Silver Box। later on in the year The Man of Property, उसके बाद किस पे? The Man of Property, a novel was published which introduced the world to the Forsyte saga, जिसने दुनिया को इंट्रोड्यूस किया किस चीज को लेकर के? फोरसाइट सागा को लेकर के। 1910 he publishes a play Justice, वो क्या करते हैं? एक नाटक जस्टिस को पब्लिश करते हैं, which deals with poverty and class injustice, जो गरीबी और ये जो वर्ग, ठीक है, इनजस्टिस है, उसको लेकर के डील करता है। गाल्सवर्दी was quite radical, गाल्सवर्दी क्या थे? बहुत ही बिल्कुल रेडिकल थे। और क्या है? and supported prison reform and votes for विमेन, और महिलाओं के वोटिंग के राइट्स को लेकर के और प्रिजन यानी जेलों के सुधार को लेकर के भी उन्होंने बातें की। 1914 एट द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वाज टू ओल्ड टू फाइट, ज्यादा बूढ़े थे, लड़ नहीं सकते थे। एंड सो वर्क्स इन अ होम फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स, क्या करते हैं? जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनके लिए काम करना शुरू करते हैं। ही ऑल्सो अलाउज, और वो क्या करते हैं? अलाउज his own home, कि उनका जो घर है, to become a rest home, कि वो क्या हो जाए? रेस्ट होम बन जाए for soldiers, उन सिपाहियों के लिए who were recovering from the effects of the war, जो कि क्या कर रहे थे? युद्ध के प्रभावों से रिकवर कर रहे थे। 1929 1929 he receives the order of merit,
वो क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड को इनको मिलता है, लेकिन ये रिफ्यूज कर देते हैं लेने से, मना करते हैं। 1932 जॉन गाल्सवर्दी विंस द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि वो नोबेल प्राइज इनको मिलता है साहित्य का 1932 में। अब बात करते हैं वर्क्स को लेकर के। 1897 1897 फ्रॉम द फोर विंड्स, कौन सा वर्क आता है, 1897 फ्रॉम द फोर विंड्स। 1898 कौन सा है, जॉसलिन, 1898 जॉसलिन आता है। आगे देखिए 1901 मैन ऑफ डेवन, क्या है, मैन ऑफ डेवन। 1902 रूबीन। 1904 द आइलैंड फेरिसीज, कौन सा वर्क आता है, द आइलैंड फेरिसीज। 1906 1906 द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सा नॉवेल आता है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्ट नॉवेल इन द फोरसाइट सागा, और ये पहला नॉवेल होता है फोरसाइट सागा में। उसके बाद द सिल्वर बॉक्स, कौन सा नॉवेल, सिल्वर बॉक्स। उसके बाद अ कॉमेडी इन 3 एक्ट्स, द सिल्वर बॉक्स अ कॉमेडी इन 3 एक्ट्स, ये उसी का सबटाइटल है। अगला 1907 1907 द कंट्री हाउस, क्या है अगला वर्क, द कंट्री हाउस। 1909 फ्रेटर्निटी और स्ट्राइक प्ले भी इसी समय आता है, स्ट्राइक प्ले 1909 में। 1911 द पैट्रिशियन, कौन सा वर्क आता है, पैट्रिशियन। 1912 फेमस प्ले जस्टिस आता है इसी समय। 1913 द डार्क फ्लावर, कौन सा, डार्क फ्लावर आता है। 1915 1915 अ बिट ऑफ लव, कौन सा वर्क आता है, अ बिट ऑफ लव। 1920 1920 द स्किन गेम, और कौन सा, इन चैंसरी, इन चैंसरी, और ये किसका है, फोरसाइट सागा का एक पार्ट है नॉवेल का, इन चैंसरी। 1922 लॉयल्टीज, फेमस वर्क है लॉयल्टीज, फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द फोरसाइट सागा एज अ सेट, और ये क्या था, फोरसाइट सागा एज अ सेट का पहला पब्लिकेशन। 1924 द व्हाइट मंकी, 1924 में कौन सा आता है, द व्हाइट मंकी। 1926 1926 स्केप, और कौन सा, द सिल्वर स्पून। 1928 स्वैन सॉन्ग, क्या आता है, स्वैन सॉन्ग। 1929 अ मॉडर्न कॉमेडी, क्या नाम है, अ मॉडर्न कॉमेडी आता है। 1930 1930 सोम्स एंड फ्लैग, कौन सा, सोम्स एंड फ्लैग ऑन फोरसाइट चेंज टू एसेज एज कॉन्ड, टू एसेज एज कॉन्ड आता है। 1931 1931 में मेड इन वेटिंग, मेड इन वेटिंग। उसके बाद 1932 1932 फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस 1932। 1933 ओवर द रिवर। 1934 एंड ऑफ द चैप्टर द कलेक्टेड हिस्ट्रीज ऑफ द चारवेल्स, द कलेक्टेड हिस्ट्रीज ऑफ द चारवेल्स रूरल कजिन्स ऑफ द फोरसाइट्स, जो क्या हैं, फोरसाइट्स के रूरल कजिन हैं, उनकी कहानी को लेकर के ये आता है। ठीक है, कुछ अलग और फैक्ट्स हैं नॉवेल को लेकर के इनके। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, ठीक है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में बिगेन द नॉवेल सीक्वेंस नोन एज द फोरसाइट सागा, यानी द फोरसाइट सागा जो एक कलेक्शन है, एक ट्रायलॉजी आप कह सकते हैं, उसका पहला नॉवेल बनता है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बाय विच, जिसके जरिए गाल्सवर्दी इज चीफली रिमेंबर्ड, गाल्सवर्दी को मुख्य रूप से जाना जाता है। अदर्स इन द सेम सीरीज आर, अन्य जो है सेम सीरीज में आर इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट 1918 इन 5 एक्ट्स, कितने, 5 टेल्स 1918 इन 5 टेल्स। इन चैंसरी 1920, अगला वर्क कौन सा है, इन चैंसरी जो कि 1920 में आता है। अवेकनिंग जो वर्क है वो आता है 1920 में। एंड टू लेट 1921, और अगला वर्क टू लेट 1921 में आता है। द सागा क्रॉनिकल्स द लाइव्स ऑफ 3 जनरेशंस ऑफ अ लार्ज अपर मिडिल क्लास फैमिली, जो सागा है यानी जो स्टोरी है वो किसको लेकर के है, क्रॉनिकल्स द लाइव्स, जिंदगी को लेकर के ऑफ 3 जनरेशंस, 3 पीढ़ियों की, ऑफ अ लार्ज
अपर मिडिल क्लास, इसको लेकर के लार्ज अपर मिडिल क्लास को लेकर के फैमिली एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, टर्न ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी के बदलने पर, हैविंग रिसेंटली राइजन टू वेल्थ, अभी अभी हाल में ही, ठीक है, राइजन टू वेल्थ, वेल्थ से, ठीक है, आने के कारण यानी पैसे होने के कारण, एंड सक्सेस, सफलता कारण, इन द प्रोफेशन एंड बिजनेस, व्यापार में क्या होता है वर्ल्ड, द फोरसाइट्स आर टेनिशियसली क्लैनिस एंड एंग्जियस टू इंक्रीज देयर वेल्थ, जैसा कि हर जो है इंसान के साथ में घटित होता है कि पैसे आने के साथ साथ पैसे की भूख और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, तो वही इनके साथ में भी होता है, फोरसाइट्स के भी साथ में, कि वो क्या हो जाते हैं, एंग्जियस, एकदम से उत्सुक हो जाते हैं, टू इंक्रीज देयर वेल्थ, कि वो अपनी जो वेल्थ है यानी जो उनकी मनी जो पावर है उसको वो इंक्रीज करें, बढ़ाएं। द नॉवेल्स इंप्लाई दैट देयर डिजायर, क्योंकि जो इच्छा है फॉर प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर के, इज मोरली रॉन्ग, वो नैतिक तौर पर क्या है, गलत है, इसको वो नॉवेल्स क्या करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं। द सागा intersperses diatribes against wealth with the lively passages describing character and background, ये इस चीज को लेकर के डील करता है। इन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैन ऑफ प्रॉपर्टी में गाल्सवर्दी अटैक्स ऑन फोर साइड्स, किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, फोर साइड्स के ऊपर, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सोम्स फोरसाइट, यानी किसके ऊपर, किसके जरिए, सोम्स फोरसाइट का जो कैरेक्टर है उसको लेकर के, अ सॉलिसिटर, ये क्या है, एक सॉलिसिटर है, लॉयर की तरीके से आप समझिए, हु कंसिडर्स हिज वाइफ, जो क्या करता है, अपनी पत्नी आयरीन को एज अ मियर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ये जो इंसान है उसके ऊपर वेल्थ का इतना ज्यादा फोबिया है, इतना ज्यादा वो उसमें है कि क्या करता, अपनी पत्नी को इवन क्या मानता है कि वो भी उसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी की तरीके से है, यानी इंसान पैसे के साथ साथ जो अपने रिश्ते हैं उनको भी अपना क्या मान रहा है कि वो उसके क्या है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ठीक है। आयरीन फाइंड्स हर हस्बैंड फिजिकली अनअट्रैक्टिव, और उसी समय क्या होता है, आयरीन पाती है कि उसका जो हस्बैंड है वो फिजिकली अनअट्रैक्टिव है, एंड फॉल्स इन लव, और वो ठीक है प्यार में आ जाती किनके, विद अ यंग आर्किटेक्ट, एक यंग आर्किटेक्ट के, हु डाइज, जो क्या हो जाता है, मर जाता है। द अदर टू नॉवेल्स ऑफ द सागा, दूसरे जो नॉवेल्स हैं सागा के, कौन से, इन चैंसरी, कौन सा, इन चैंसरी, एंड टू लेट, ये दो, ट्रेस द सब्सिक्वेंट डिवोर्स ऑफ सोम्स एंड आयरीन, यानी इन नॉवेल्स में दिखाया जाता है कि किस तरीके से आगे चल करके ये दोनों पति और पत्नी क्या होते हैं, एक दूसरे से तलाक लेते हैं। द सेकंड मैरिजेस, और जो दूसरी शादियां होती हैं, दे मेक, कौन कौन सी करते हैं, एंड द इवेंचुअल रोमांटिक इंटेंगलमेंट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, और क्या इसके बाद इनके जो बच्चे हैं उनकी जो रोमांटिक इंटेंगलमेंट्स हैं उनको लेकर के। द स्टोरी ऑफ द फोरसाइट फैमिली आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन वाज कंटिन्यूड इन द व्हाइट मंकी, यानी पहले विश्व युद्ध के बाद इनकी जो कहानियां हैं, इनके जो है लोगों की, फोरसाइट परिवार को लेकर के, वो कंटिन्यू ही जारी थे, किसमें, द व्हाइट मंकी, ठीक है, द व्हाइट मंकी 1924 में, द सिल्वर स्पून 1926 में, एंड स्वैन सॉन्ग 1928, कलेक्टेड इन अ मॉडर्न कॉमेडी, इसको इसमें मॉडर्न कॉमेडी में कलेक्ट किया गया 1929 में। गाल्सवर्दीज अदर नॉवेल्स इंक्लूड द कंट्री हाउस, उनके अन्य जो नॉवेल्स हैं कौन कौन से हैं, द कंट्री हाउस 1907, द पैट्रिशियन 1911, एंड द फ्रीलैंड्स जो कि 1915 में आता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और एक वीडियो में एक नटसेल मैंने आपसे जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी और उनके जो वर्क्स हैं उनको लेकर के मैंने बताया कि हाँ इनका पब्लिकेशन कब हुआ है, ठीक है। तो जॉन गाल्सवर्दी को आज हम यहीं पर एंड करेंगे। इनके वर्क्स को मैं आगे आने वाली कुछ क्लासेस में, अभी नहीं, ठीक है, बाद में क्या करूंगा, सेपरेटली डील करूंगा जो इनके मेन जो है वर्क्स हैं, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड हैं टीजीटी में, यूपी टीजीटी में या अलग कहीं एग्जाम्स में। कल से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा द वेस्टलैंड, जी हाँ ये आपके लिए, ठीक है, एक गोल्डन टाइम है, और काफी सारे लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि मुझे द वेस्टलैंड पढ़ाना चाहिए टी.एस. एलियट का, तो मैंने उसको आपकी बातों को मानते हुए और उसको लिटरेरी टर्म्स से पहले रखते हुए
लिटिल टर्म्स से पहले रखते हुए मैंने क्या किया है कि वेस्टलैंड मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा। और सबसे पहले मेरी क्लास जो होगी वो इंट्रोडक्शन की होगी, और इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे उसमें जिन जिन मिथ्स का यूज हुआ है, एलियट ने कहां से उसके जो है कंटेंट को लिया हुआ है, कहां से वो इंस्पायर्ड हैं, और उसका जो प्रोटैगनिस्ट है टारियस उसकी क्या कहानी है, कौन कौन से वेस्टलैंड्स उसमें हैं, और कैसे टारियस एक ब्रिज की तरीके से काम करता है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि द वेस्टलैंड इंट्रोडक्शन के नाम से होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर अपने लाइक और कमेंट के जरिए बताइएगा।